सीटेट जुलाई 2024 CDP क्लास 3। प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्लेसेस डैश एट द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसको स्थान देती है? प्रगतिशील शिक्षा क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, बच्चे को एक्टिव रखना। कौन कहता है? जॉन डूई कहते हैं, ठीक है ना, जॉन डीवी जिनको हम कह देते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, जो हम कल चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहे थे कि लर्निंग जो है प्रेजेंट लाइफ के लिए होनी चाहिए, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, सोशल कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर बने बच्चा, ये सारी कम्युनिटी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करे, ये सारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लक्षण हैं। ठीक, तो यहाँ पे बच्चे को सेंटर में रखेंगे, भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एक तरह से बच्चे को जहां सेंटर में रखा जाए पढ़ना, तो बच्चा सेंटर में रहेगा। देखिए यहाँ पे इवन एक्टिविटीज भी होती है ना, पेरेंट्स सेंटर में नहीं, टीचर्स नहीं, एग्जाम्स नहीं, इवन यहाँ एक्टिविटीज भी होती, एक्टिविटीज से भी पहले बच्चा आएगा। आता है ना, एक क्वेश्चन आया था कि चाइल्ड सेंटर्ड या प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो है जहां सेंटर में होते हैं कौन? तो एक ऑप्शन था बच्चे यानी स्टूडेंट, दूसरा था स्कूल चिल्ड्रन, पहला था कि स्कूल चिल्ड्रन आर एट दी सेंटर, दूसरा था स्कूल एक्टिविटीज आर एट दी सेंटर, फिर था पेरेंट्स और टीचर्स। तो स्कूल एक्टिविटीज कई लोगों ने लगा दिया था। देखिए एक्टिविटीज बच्चे के आधार पे प्लान होती हैं, इसलिए विद्यार्थी सेंटर में रहेगा, एक्टिविटीज भी विद्यार्थी के अनुसार होंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। अहमद वांट्स टू बिकम अ साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर as per Howard Gardner's theory of multiple intelligences. His teachers should provide opportunities to enhance his dash intelligence. अहमद एक बच्चा है जिसको मनोउपचारक यानी साइकोलॉजिस्ट बनना है, साइकोथेरेपिस्ट बनना है, परामर्श दाता यानी काउंसलर बनना है, काउंसलिंग करनी है लोगों की। तो टीचर्स के अनुसार या गार्डनर के अगर हम माने तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को किस बुद्धि के संवर्धन में उनको अवसर देने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज देने चाहिए, किस पे फोकस ज्यादा करना चाहिए जिससे वो काउंसलर बेहतर बन पाए, उस तरह की मेथड से उनको पढ़ाया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा? ये सिंपल है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है ना। इंट्रापर्सनल है सेल्फ, उनको अगर फिलोसोफर बनना होता है अहमद को तो हम कहते हैं इंट्रापर्सनल, स्पिरिचुअलिटी में जाना होता है तो हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। लेकिन इंटरपर्सनल यानी साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर को या टीचर को किसके साथ डील करना है? भाई लोगों के साथ डील करना है। अगर आप इंटरपर्सनल में क्या होता है? अदर्स की फीलिंग्स, मोटिव्स, डिजायर्स को समझ पाना। तो यहाँ पे जब लोगों को समझने की बात आ रही है तो इंटरपर्सनल, खुद को समझने की बात आएगी तो इंट्रापर्सनल, ठीक है ना। स्पेशल है स्थान को समझना, जैसे जो स्कल्पचर है यानी जो मूर्तिकार है उसमें होगा स्पेशल। नेचुरलिस्टिक आपका गार्डनर में, फार्मर में, म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो भी म्यूजिक को कंपोज करते हैं, सिंगर्स हुए, कंपोजर्स हुए, वो सब आ जाएंगे। वाइल प्रैक्टिसिंग कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम का जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या करें? बच्चों को एक्टिव रखेंगे। सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुप नहीं, मिक्स्ड एबिलिटी, क्योंकि सेम एबिलिटी सारे बच्चे मैथ्स में ही अच्छे हैं यदि, तो अगर किसी को लैंग्वेज में दिक्कत होगी तो कौन हेल्प करेगा? तो कल भी बात की थी मैंने, हेट्रोजेनस ग्रुपिंग करनी है अगर करनी पड़े तो। हेट्रोजेनस क्या होता है? मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग, जिसमें अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे हों, विषम समूह। इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू फॉलो ओनली प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर, जी नहीं। रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ डिस्कशन, नहीं, सॉरी, बच्चे को तो हमें एक्टिव रखना है। मेक ग्रुप्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, ये बात एकदम सही है कि अगर आप कोऑपरेटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं तो विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को एक ग्रुप में रखिए, जिससे क्या होगा कि अलग अलग बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट स्किल्स सीख पाएंगे। जो मैथ्स में दिक्कत आती है जिसको, वो दूसरे बच्चे से मैथ्स सीख पाएगा, जो मैथ्स में अच्छा है वो दूसरे से लैंग्वेज सीख पाएगा। इन अ क्लासरूम डिस्कशन ऑन क्रिकेट, क्रिकेट पे एक चर्चा हो रही है क्लासरूम में। अ टीचर इज गिविंग मोर चांसेस टू बॉयज देन गर्ल्स, बाय डूइंग सो ही इज, यानी जब क्रिकेट पे चर्चा हो रही है क्लासरूम में तो एक टीचर हैं जो लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं डिस्कशन में, चर्चा में, लड़कों को ज्यादा जवाब देने के ऑप्शन दे रहे हैं, लड़कियों को कम, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रिकेट जो है लड़कों को ही पता होगा, उसके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट लड़कों का ही होगा। अब ऐसा हो भी सकता है, लेकिन उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि हमने सोसाइटी में ऐसे ही चीजें चली आ रही हैं, वो भी एक स्टीरियोटाइप है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्टिसिपेट करने का मौका ना दे लड़कियों को। तो अगर किसी भी एक जेंडर को प्रेफरेंस दी जा रही है किसी भी एक्टिविटी में, अगर डांस या म्यूजिक में लड़कियों को प्रेफरेंस दे तो वो जेंडर बायसनेस है, जेंडर स्टीरियोटाइप है एक तरह का। स्टीरियोटाइप में बायसनेस अपने आप छिपी हुई होती है। दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा ऐसे ऑप्शन में आपको। कॉम्बैटिंग स्टीरियोटाइप थ्रेट, भाई रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रहे हैं वो। अगर लड़कियों को प्रेफरेंस दे रहे होते क्रिकेट में तब हम मान सकते थे, क्योंकि उसमें क्या होता, एक तरह से आप जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहे हैं। जो फील्ड माना जाता है कि स्टीरियोटिपिकल मैन के लिए है, उसमें अगर आप फीमेल्स को भी ऑप्शन दे रहे हैं ज्यादा तो वो इक्विटी का उदाहरण होता, जो कि यहाँ है नहीं। प्रैक्टिसिंग जेंडर बायस, बिल्कुल सही बात है। पक्षपात, किसी एक पक्ष में झुके हुए हैं, पूर्वाग्रहों का पालन कर रहे हैं, सिंपल बात। फिर क्या है? एंश्योरिंग जेंडर इक्वालिटी, कोई इक्वालिटी का उन्होंने ध्यान नहीं रखा जब एक को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, कोई जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप,
ये सही होता अगर होता तो। इन अ क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर्स या वेरीड लर्नर्स, जहां विभिन्न या विविध पृष्ठभूमि से आने वाले शिक्षार्थी हैं, तो वहां पे टीचर को क्या करना चाहिए? सबको साथ लेके चलना है। ग्रुप स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स, जो फर्स्ट आ रहा है उसको अलग ये नहीं करना, रैंक नहीं करना, लेबल नहीं करना बच्चे को। सेट एंड मेंटेन एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस फ्रॉम ऑल, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखना, यानी टीचर की एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव होनी चाहिए बच्चे से, क्योंकि टीचर की एक्सपेक्टेशन का प्रभाव बच्चे की लर्निंग पे पड़ेगा। तो आपको ये नहीं मानना कि कोई एक धर्म से, एक जाति से, एक समूह से आ रहा है तो वो नहीं सीख पाएगा। सभी से सफलता की अपेक्षाएं कि हर बच्चा सक्सेसफुल या सक्सेस पा सकता है एग्जाम में, ओवरऑल सीखने में, लाइफ में सीख सकता है हर बच्चा। तो आप एक तो सेट एंड मेंटेन एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस फ्रॉम ऑल। अब सक्सेस सबके लिए डिफरेंट हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं सब फर्स्ट आएंगे। जो बच्चा जिस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है उसको उस तरफ आप कह रहे हैं कि उसके लिए आपने एक्सपेक्टेशन सेट की हैं। फिर आता है थर्ड, डिवाइड स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। डिवाइड तो करना ही नहीं है बच्चे को। प्रैक्टिस स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एंड मेथड ऑफ असेसमेंट, कल ही बात की थी, फ्लेक्सिबल करिकुलम चाहिए, आपकी एनईपी भी यही कह रही है, लचीलापन, है ना, जहां चेंजेस संभव हो, रिजिड नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड नहीं। ठीक, तो ऑप्शन जो है वो बी ही सही है, आप लोग जवाब दे भी रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन। एक है समेटिव असेसमेंट, है ना, जो एट द एंड ऑफ द टर्म होगा, या तो हाफ ईयरली, ईयरली, है ना, एविडेंस, जजमेंट, इन सब के लिए होता है। फॉर्मेटिव जो है, फॉर्मेटिव असेसमेंट किसके बेसिस पे होगा? रचनात्मक आकलन एक्टिविटीज बेस्ड होगा, ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, नहीं, थ्रू आउट द सेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, बिल्कुल ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, साल भर जो है कॉन्टिन्यूटी में फॉर्मेटिव असेसमेंट चलेगा सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान। कभी FA1 हो रहा है, कभी FA2, कभी कोई एक्टिविटी, ठीक है ना। एंड में तो SA होगा, एंड में या टर्म एंड हो या ईयर एंड हो, ओनली फॉर स्टूडेंट्स फेसिंग लर्निंग चैलेंजेस नहीं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सभी के लिए होगा, सभी के बारे में पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा फटाफट से, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी समालोचनात्मक चिंतन पे इस तरह के क्वेश्चन आप पूछे जाने लग गए, डायरेक्ट नहीं पूछता कई बार कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब बताओ। आपको 4 क्वेश्चन देगा और कहेगा पहचानो इनमें से कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है, यानी दर्शाता है। तो समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा कौन सा ऑप्शन? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। देखिए समालोचनात्मक चिंतन में क्रिटिकल थिंकिंग में डाइवर्जेंट थिंकिंग भी लगेगी, आपका क्या कहेंगे उसको, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी लगेगी, आपकी एनालिसिस भी लगेगा, सिंथेसिस भी लगेगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत सारी मेटाकॉग्निशन भी लगेगा, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वन वर्ड आंसर को हम क्रिटिकल थिंकिंग कह दें, ये तो रटंत विद्या या रिकॉल बेस्ड है कि बच्चे की मेमोरी के आधार पे वो बता देगा कैपिटल क्या है ना। कोलालंपुर है ना शायद, है श्रीलंका कैपिटल, श्री जयवर्धनेपुरा, अच्छा मैं गलत बोल देती, ठीक है। चलो, व्हेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो ये भी आप बता दोगे यार 5 सितंबर को मनाते हैं, तो ये वन वर्ड हो गया, ये भी रिकॉल बेस्ड है, इसमें थिंकिंग कहाँ लगी, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि थर्ड है, विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन एशिया, अब ये भी रिकॉल या मेमोरी बेस्ड जवाब है, ठीक है ना। अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की, हाउ वुड यू रिजॉल्व वाटर क्राइसिस इन योर सिटी, आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिटिकल थिंकिंग काम आती है ना। देखो, हाउ वुड यू रिजॉल्व वाटर क्राइसिस इन योर सिटी, तो आप पानी के जो समस्या है उसको कैसे सुलझाएंगे? इसमें आपको प्लानिंग लगेगी, इसमें आपको रिफ्लेक्टिव चिंतन लगेगा, इसमें आपको रिव्यू करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, सिंथेसाइज करना पड़ेगा, नए सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, फैक्ट, ओपिनियन, सारी बातें जाननी पड़ेंगी। तो इसमें आपका दिमाग ज्यादा खर्च होगा, जिसमें दिमाग ज्यादा खर्च होगा उसमें क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन रिक्वायर्स, 2 सेट में शेयर भी कर दूंगी। इंक्लूजन यानी समावेशन की अवधारणा क्या हमसे डिमांड करती है, ये बताना है फटाफट से। रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, भाई बिल्कुल सही बात है। इंक्लूजन का मतलब है आप विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सम्मान रखें, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग फॉर असेसमेंट, यानी आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत नहीं चाहिए हमको, फ्लेक्सिबल चाहिए टेस्टिंग भी। टीचर सेंटर्ड पेडागोजी नहीं, लेबल तो बच्चे को करना ही नहीं है और सेग्रीगेट भी नहीं करना। तो एक ही चीज़ है जिसमें सबको इंक्लूड किया गया है, एजुकेशन फॉर ऑल, वो है फर्स्ट ऑप्शन।